प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग आ चुके हैं वाष्पोत्सर्जन पे, है ना। तो देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, यानी कि ट्रांसपायरेशन की क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, वायवीय भागों, जैसे पत्तियों में बात करें तो पत्तियों में आप देखेंगे कि उन जल, है ना, तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अनेक छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। उन छिद्रों को हम लोग स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। वो इस तरह से देखे होंगे, आपको पढ़ाए होंगे ओपन स्टोमाटा, क्लोज स्टोमाटा, पहले ही चैप्टर में हम लोग को पढ़ने का था, है ना। तो ये छोटे छोटे रंध्र होते हैं और वो रंध्र ही स्टोमाटा कहलाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, उनको रंध्र या स्टोमाटा दोनों कहते हैं। ठीक है, तो इसी के द्वारा ये क्या करते हैं, श्वसन, है ना, श्वसन गैस को भी ग्रहण करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इसी के द्वारा ग्रहण करते हैं और इसी के द्वारा क्या करते हैं, वाष्पन की भी क्रिया करते हैं। यहीं से क्या करते हैं, जल को इस भाग से बाहर निकालते हैं। ठीक है, और ये किस तरह से बाहर निकलती है, इस आप फिगर में देख रहे हैं कि ये एक पॉलिथीन, क्या किया गया है कि एक पत्ती पे पॉलिथीन लगा, पहना दिया गया इस पे, यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं, उस पर टेप लगा सकते हैं। ठीक है, उसको पूरी अच्छी तरह से, ताकि इसमें बाहर की तरफ जल के वाष्प नहीं जाए। तो आप देखिएगा कि ये पुनः क्या हो जाएगा कि इसके अंदर जल के कण आपको दिखाई देंगे, जल की कुछ बूंदे दिख रहे हैं ना, जल की कुछ बूंदे दिखाई देंगी, यानी कि ये वाष्प उत्सर्जन की क्रिया करते हैं और यहाँ से वाष्प इनके पत्तियों द्वारा क्या होता है, जल का वाष्प बाहर निकलता है। तो आपको बता रखे हैं, इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे कि लगभग पौधे जितना जल लेते हैं उसका 90% जो जल होता है इनके पत्तियों से बाहर निकल जाता है। अगर बात करें तो जो पत्ती होती है लगभग 1 घंटे में, यानी 1 घंटे से कम ही समय मान लीजिए, उस 1 घंटे से कम समय में ये पत्ती अपने वजन के बराबर क्या करती है, तो जल वाष्प को बाहर, है ना, वाष्पीकृत कर देती है। ठीक है, यह एक पत्ती जो है अपने वजन के लगभग बराबर, ठीक है, उतना जल वाष्प 1 घंटे में क्या करती है, बाहर निकालती है। और अगर बात करें औसतन, है ना, औसत में बात करें तो पौधे जो होते हैं अपने वजन का 100 गुना जल जो है बाहर निकाल देते हैं अपने पूरे आवर्त काल में, यानी कि जीवन काल में, है ना। जितना भी उनका जीवन काल होगा, पौधों का जितना जीवन काल होता है, उस जीवन काल में लगभग ये कितना, तो अपने वजन का 100 गुना ज्यादा, है ना, 100 गुना जल वाष्पीकृत करते हैं, वाष्पोत्सर्जित करते हैं। ठीक है, अब देखिए वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है ये किस तरह से होती है। तो अगर बात करें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की, तो इसके लिए उनके अंदर क्या होनी चाहिए, परासरणी प्रवणता होनी चाहिए। तो देखिए पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन के लिए परासरणी प्रवणता का निर्माण होना आवश्यक है ना, तभी ना वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये किस तरह से होता है, तो पत्तियों के रंध्रों के आसपास स्थित कोशिकाओं में सबसे ज्यादा एवं जाइलम उत्तक से सटी, है ना, कोशिकाओं में सबसे कम परासरणी दाब होते हैं। ठीक है, तो उसमें किस में सबसे ज्यादा होते हैं, तो स्टोमाटा के आसपास में जो कोशिकाएं होते हैं उसमें सबसे ज्यादा होता है, और जाइलम से जो सटे हुए कोशिकाएं होती है उसमें परासरणी दाब कम होता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि रंध्रों से पत्तियों के जाइलम तक जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जल का संचालन पत्तियों के जाइलम उत्तकों से रंध्रों तक निरंतर होते रहता है, और ये निरंतर होते रहता है और इसे क्या करते हैं, ये जल के वाष्प को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो लगभग 90% जल जितना पौधा जड़ से लेता है ना, जल मूल रूप से 100% जो जल ले रहा है उसमें से 10% का ही ये अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं, बाकी 90% क्या करते हैं, ये वाष्पीकृत कर देते हैं जल को, है ना। और ये लगभग अगर बात करें तो एक पौधा अपने पूरे जीवन काल में अपने वजन का 100 गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है। और अगर बात करें किसी विशेष पौधे की पत्ती की, तो एक पत्ती जो है 1 घंटे से कम समय में, लगभग 1 घंटे में क्या करता है कि
अपने वजन के बराबर, वो पत्ती अपने वजन के बराबर जल वाष्पीकृत कर देता है। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें तो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का महत्व क्या है, तो अगर बात करें तो आपको आप देखे होंगे कि पौधे क्या करते हैं, अपने जड़ों के मूल रोम के द्वारा, है ना, जल को ऊपर लेके आते हैं जाइलम के द्वारा। तो ये जाइलम ऊपर आता है तो ये पत्तियों में किस तरह से, तो ये ऊपर आने की कार्य क्या है कि ऊपर जो होते हैं पत्तियों में क्या होता है कि ये छोटे छोटे जो छिद्र है, रंध्र है, उनके द्वारा वो जल बाहर निकल जा रहा है और यह चेन एक चलते रहता है, जिसके कारण जल क्या होता है, जड़ से ऊपर वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही प्रवाहित होता है ना, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो ये जल ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा, तो ये बाहर निकलता है और नीचे से जल फिर क्या होता है, रंध्रों द्वारा स्टोमाटा से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, पत्तियों में पहुंच जाता है। यानी कि ये परिवहन में भी सहायक होते हैं, साथ ही साथ खनिज के भी परिवहन में ये सहायक होते हैं। इसके अलावा बात करें तो अगर जल 90% जो पत्तियों से जो जल निकल रहा है आपके वातावरण में जाएगा, और वातावरण में जाएगा तो ताप कायम रहेगा ना, ताप कायम रहेगा, ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी, इसी, है ना, जब 90% जल वायुमंडल में जाएगा तो नमी आ जाएगी ना, है ना, तो वायुमंडल में नमी रहेगी तो ताप कायम रहेगा, जिसके कारण आपको गर्मी कम लगेगी। इसीलिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। समझ गए? यहाँ से आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो अब देखते हैं जंतुओं में परिवहन की बात करें, तो जंतुओं में परिवहन की बात करें तो जो भी सूक्ष्म जीव होते थे, इसके बारे में हम लोग पहले आपको बता चुके हैं कि वो विसरण क्रिया द्वारा ही ये परिवहन का कार्य करते हैं। लेकिन उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं, एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है इसमें, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ, अनउपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाते हैं। ठीक है, ये जितनी भी क्रियाएं होती है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि हम लोगों में एक अलग सा परिवहन तंत्र होता है, जो पोषक तत्वों को, उत्सर्जी पदार्थों को, है ना, या अन्य उपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो उत्पन्न पदार्थ होते हैं उनको एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाते हैं। और इन तंत्र में 3 प्रमुख अवयव है, इस तंत्र में 3 प्रमुख अवयव होते हैं। कौन कौन से होता है? पहला होता है रुधिर यानी कि रक्त, है ना, रक्त को अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं। दूसरा होता है आपका हृदय यानी हार्ट। तीसरा होता है रुधिर या रक्त वाहिनियां, है ना, रुधिर या रक्त वाहिनियां। ये तीनों मिलकर कौन कौन, हृदय हुआ, है ना, हृदय हुआ, रक्त हुआ और रक्त वाहिनियां हुआ, ये तीनों मिलकर रुधिर परिवहन तंत्र या फिर रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, रुधिर परिवहन तंत्र कह सकते हैं, रक्त परिवहन तंत्र कह सकते हैं, परिसंचरण तंत्र कह सकते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, इसका निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो परिवहन के लिए एक लसिका तंत्र भी होता है ना, लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, जो उच्च श्रेणी के जंतुओं में, है ना, पाया जाता है, उच्च श्रेणी के जंतु में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं अब रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो परिवहन तंत्र में अभी हमने देखा कि रक्त आ रहा था, है ना, पहला घटक था रक्त, है ना, फिर दूसरा हृदय था और उसके बाद रक्त वाहिनियां थी। तो सबसे पहले हम लोग रक्त को समझ लेते हैं कि रक्त होता क्या है ना। तो रक्त के बारे में देखते हैं। तो रक्त जो होता है, रक्त गाढ़े रंग का, है ना, रक्त लाल गाढ़े रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है। ठीक है, जिसका पीएच मान 7.4 था। आपको पता है कि पीएच मान 7 से अधिक होने पर वो क्षारीय होता है, यानी कि रक्त आपका कैसा होता है, क्षारीय पदार्थ होता है ना। तो रक्त जो होता है, जो हमारे हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। ठीक है, यह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों को संयोजन करता है, यानी कि सभी ऊतकों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए रक्त की संरचना की बात करें, हम लोग रक्त की संरचना की बात करें तो इसमें क्या क्या होते हैं। तो रक्त की संरचना की बात करेंगे, रक्त संरचना की बात करेंगे। ठीक है, तो रक्त संरचना की बात करें तो इसमें दो घटक होते हैं। इसमें क्या दो घटक होते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे कि रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं, 2 प्रमुख घटक होते हैं। पहला जो होता है तरल भाग होता है, तरल भाग, है ना, तरल भाग, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तरल भाग को किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा। और दूसरा जो होता है, दूसरा ठोस भाग होता है। दूसरा क्या होता है, ठोस भाग होता है। अब इस ठोस भाग में क्या क्या होता है, तो पहला होता है लाल
रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जिसे हम लोग रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक है, रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है इसको। इसको शॉर्ट में कह देंगे RBC, ठीक है, इसे RBC समझ रहे हैं ना। उसी तरह दूसरी होती है आपकी श्वेत रक्त, है ना। ये तो पहला हो गया ठोस भाग में, पहला हो गया लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरा होगा श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स या सेल भी कहा जाता है, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, है ना, यानी WBC, ठीक है। अब देखिए इसका और नाम है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। उसी तरह अगर रेड ब्लड सेल की बात करें तो रेड ब्लड सेल का भी एक और आप नाम यहां लिख सकते हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं एरिथ्रोसाइट्स, है ना, एरिथ्रोसाइट्स भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और तीसरे की बात करें तो एक और होता है जिसे हम लोग रक्त पट्टिकाणु कहते हैं। तीसरा होता है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, रक्त पट्टिकाणु, रक्त पट्टिकाणु यानी कि इसे ब्लड प्लेटलेट्स कहा जाता है, प्लेटलेट्स, ठीक है, इसे रक्त पट्टिकाणु जिसे अंग्रेजी में ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। अब देखिए यहां से आपको पता चल गया कि रक्त की संरचना की बात करें तो ये दो प्रमुख घटक होते हैं। पहला होता है तरल भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा होता है ठोस भाग जिसे लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड कार्पसल्स यानी शॉर्ट में RBC या फिर एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। दूसरा होता है श्वेत रक्त कोशिका जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, जिसे WBC के शॉर्ट में कहते हैं, और इसको और एक और नाम से जानते हैं जिसे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तीसरा आपका है रक्त पट्टिकाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये तीन भागों में बटा हुआ है, कौन, ठोस भाग, ठीक। तो यहाँ से आपको दो भाग पता चल गया कि दो घटक होते हैं ना इसमें, पहला होता है तरल भाग और दूसरा होता है ठोस भाग। चलिए इसमें आगे देखते हैं। तो आपको पता चल गया कि रक्त के दो घटक होते हैं, पहला था तरल में आपका आ गया प्लाज्मा, ठीक है, तरल में क्या आ गया, प्लाज्मा। तो चलिए अब हम लोग प्लाज्मा की चर्चा कर लेते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का 55% होता है। ये रक्त का कितना होता है, 55% होता है। प्लाज्मा में करीब 90% जल, 7% प्रोटीन और 0.9% अकार्बनिक लवण, 0.18% क्या होता है, ग्लूकोज होता है, 0.5% वसा तथा शेष अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में ये सब होते हैं। अब देखिए प्लाज्मा में जो प्रोटीन उपस्थित रहता है, इस प्रोटीन को, ये जो 7% प्रोटीन है, इस प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। तो इस, है ना, प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। और जो प्रमुख इनकी बात करें प्लाज्मा प्रोटीन की, तो इसमें कुछ प्रमुख प्लाज्मा प्रोटीन जो है जिसे हम आपको बता देते हैं। पहला होता है फाइब्रिनोजिन, ठीक है। दूसरा होता है आपका प्रोथ्रोबिन। तीसरा होता है आपका हिपैरिन, ठीक है, हिपैरिन। तो ये जो भी प्रोटीन देख रहे हैं, ये सब क्या करते हैं, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं, यानी कि ब्लड का क्लोटिंग कराने में सहायक होते हैं, ठीक है, उसको जमाने में से एक तरह से कहेंगे कि ये जमाते हैं रक्त को क्या करते हैं, थक्का बनाने का मतलब क्या है, उसको जमा देते हैं।
देखते हैं ना, कहीं कटता उठता है तो थोड़ी देर बाद रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है, यानी कि वहां वो थक्का बना देते हैं। अब देखिए रक्त जमने की क्रिया जो होती है उसमें ये जो आपका प्रोटीन है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, फाइब्रिनोजन है ना, ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये प्लाज्मा में आ जाता है, प्लाज्मा से अलग होकर, है ना, ये तीनों तो प्लाज्मा में रहते हैं, ये प्लाज्मा से अलग होकर अलग हो जाता है और उसको रक्त को थक्का बना देता है। इसका मतलब यह हुआ, है ना, कि ये इससे क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, ये पृथक होकर क्या कर देता है, रक्त को थक्का बना देता है। अब इसमें क्या बच गया, यही दो बच गए, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन में यही दो बच गए। तो फाइब्रिनोजिन जो है, फाइब्रिनोजिन रहित जो प्लाज्मा होता है, यानी कि ये जब दो शेष रह जाएंगे प्रोटीन, तो वैसे प्रोटीन को हम लोग सीरम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसे क्या, इसे क्या उस वैसे शेष वो क्या किस नाम से जानते हैं, सीरम, यानी कि कह सकते हैं कि प्लाज्मा में जब फाइब्रिनोजिन नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे, उस प्लाज्मा को सीरम कहेंगे। देखिए बाकी सब रहेगा, जल रहेंगे, अकार्बनिक लवण, ग्लूकोज, ये सब रहेंगे, बस फाइब्रिनोजिन नहीं रहेगा। तो वैसे प्लाज्मा को किस नाम से जानते हैं हम लोग, सीरम के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा ठोस भाग की चर्चा कर लेते हैं। तो ठोस भाग यानी रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं में क्या था, आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था और रक्त पट्टिकाणु था ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाल रक्त कोशिका के बारे में, है ना, यानी कि आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसल्स यानी रेड ब्लड सेल के बारे में देखेंगे। तो अगर बात करें तो ये जो भी थे लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और रक्त पट्टिकाणु, जो तीनों मिलकर जो हम लोग ठोस भाग जो देख रहे हैं, है ना, जो ठोस भाग जो हो रहा था, यह ठोस भाग आयतन में लगभग 45% होता है और 55% प्लाज्मा था, है ना। प्लाज्मा कितना था, टोटल रक्त का 55% था और 45% क्या है, यह ठोस भाग है जिसमें क्या आएंगे, रक्त कोशिकाएं आएंगी। रक्त कोशिकाओं में लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और रक्त पट्टिकाणु आते हैं। तो अगर बात करें अगर समानतः, तो हमारे शरीर में आपके वजन का लगभग, है ना, आपका जितना वजन होगा उसका लगभग 10वां भाग जो होगा आप में रक्त का आयतन होगा। कहने का मतलब अगर आपका वजन 50 केजी है, यानी कि आप में उपस्थित रक्त की मात्रा कितनी होगी, 50/10 केजी, यानी कि 5 केजी, यानी कि आपके शरीर में 5 केजी रक्त होगा। इस 5 केजी रक्त में 55% प्लाज्मा होगा और 45% ठोस भाग यानी रक्त कोशिका, है ना, रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त पट्टिकाणु होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लाल रक्त कोशिका की चर्चा करें तो इसे शॉर्ट में हम लोग RBC रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं। तो लाल रक्त की कोशिका की बात करें तो इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक पाया जाता है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। पहले हम लोग इस चैप्टर में पीछे देख चुके हैं। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखता है ना, इसी वर्णक के कारण ही क्या होता है, आपका रक्त लाल दिखता है। यह क्या करता है, हीमोग्लोबिन के एक अणु में, हीमोग्लोबिन के एक अणु में, है ना, एक अणु की बात करें तो इसके एक अणु में, है ना, की जो क्षमता होती है वो ऑक्सीजन के, यह क्या करता है, तो ये ऑक्सीजन के चार अणुओं को संयोजन की होती है, यानी कि ये ऑक्सीजन के 4 अणुओं को एक साथ संयोजित कर सकता है, ठीक है। इसी कारण से इसे ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का वाहक, यानी कि ऑक्सीजन का ये वाहक करता है, यानी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ऑक्सीजन कैरिज कहलाता है इसे, है ना, ऑक्सीजन कैरिज कहते हैं यानी ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। तो ये कैसे करता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं में शरीर में श्वसन गैसों का परिवहन करती है ना। ये क्या करती है, लाल रक्त कोशिका जो होती है शरीर में श्वसन गैसों का परिवहन करती है। ये कैसे करती है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है श्वसन के द्वारा, है ना, श्वसन के द्वारा क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ सहयोग कर लेता है, ठीक है। यह हीमोग्लोबिन किसके साथ सहयोग कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ सहयोग कर लेगा हीमोग्लोबिन। कौन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा कि इसी रक्त के परिवहन के द्वारा, है ना, जो रक्त परिवहन होगा आपके, है ना, ये आपके शरीर में जो रक्त का परिवहन होगा उस रक्त परिवहन के द्वारा ये शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंचता है, शरीर के सभी भाग में पहुंचता है ना। और जब शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, पुनः क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है ना, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर की कोशिकाओं में, है ना, शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है और वहां पे क्या हो जाता है, ये वियोजित हो जाता है, यानी टूट जाता है और टूट कर क्या बना लेता है, तो फिर से आपका ऑक्सीजन बन जाता है, ऑक्सीजन बन जाता है और प्लस में हीमोग्लोबिन बन जाता है ना, हीमोग्लोबिन बन जाता है, हीमोग्लोबिन फिर से बन जाता है। अब यहाँ क्या होगा कि ये कोशिकाएं क्या करेंगी, ऑक्सीजन को ले लेंगी, और ऑक्सीजन जब ले लेंगी तो वहां क्या होगा, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जब कोशिका में पहुंचेगा वहां जो ग्लूकोज था उसका वो क्या करेगा, क्रिया करके उसके साथ क्या बन जाएगा, तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। फिर यह कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा वो हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर जाएगा, किसके साथ क्रिया करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करेगा, और ये हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके बना लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है, अब यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो बना है, यह क्या होगा कि जो है ना, रक्त संचरण होगा इसके द्वारा ये फेफड़े में पहुंचेगा, है ना, रक्त संचरण के द्वारा क्या होगा, फेफड़े में पहुंचेगा। फिर वहां फेफड़ा जो होता है, फेफड़े की जो कोशिकाएं होती है, पुनः वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को किस में चेंज कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन में, यानी कि ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ठीक है, ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वहां पहुंचा है कहाँ, फेफड़े की कोशिकाओं के पास, तो वहां पे क्या होगा, इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फिर से वियोजन हो जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होगा यह टूटकर किस में बदल जाएगा, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन में बदल जाएगा, हीमोग्लोबिन में बदल जाएगा, हीमोग्लोबिन में बदल जाएगा। अब ये हीमोग्लोबिन में जब बदल जाएगा और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होंगे, फिर ये फेफड़े की दीवारों द्वारा क्या होती है, शरीर के बाहर निकाल दी जाती है। तो जितने भी हम लोग देखें, ये हीमोग्लोबिन जो वर्णक है, हीमोग्लोबिन वर्णक में कोश न्यूक्लियस मौजूद नहीं रहता है, ये कोशिकाएं तो होती है ना, इसीलिए इसको कार्पसल्स के नाम से हम लोग भी जानते हैं। ठीक है, इसलिए कार्पसल्स कहते हैं कि इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है, यानी कि ये इनकम्प्लीट सेल भी इसको कह सकते हैं, ये इन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं रहता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो मनुष्य या मैमेलिया वर्ग के जितने भी जंतु होंगे, है ना, उनके, है ना, उनके लाल रक्त कोशिका में, है ना, लाल रक्त जो कोशिका देख रहे हैं, रेड ब्लड सेल जो देख रहे हैं, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस मौजूद नहीं रहता है, न्यूक्लियस मौजूद नहीं रहता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिका में क्या होता है, न्यूक्लियस मौजूद नहीं रहता है, यहाँ से आप ये याद रखेंगे। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि लाल रक्त कोशिका का कार्य क्या है, ये किस तरह से कार्य करता है, यानी कि यह क्या करता है, इसमें इसकी उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है, ये ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है, वो ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाते हैं कहाँ पे, तो ऑक्सीजन के साथ आप देख लिया ना किस तरह से क्रिया करके ले जा रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं श्वेत रक्त कोशिका पे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं श्वेत रक्त कोशिका की। तो ये नियमित आकार की न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं होती है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये कंप्लीट रहती है, इसमें हीमोग्लोबिन जैसा वर्णक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है ना। इसकी संख्या लाल रक्त कोशिका की अपेक्षा अत्यंत कम होती है ना, ये रेड ब्लड सेल से बहुत कम होता है। तीसरा आपका रक्त पट्टिकाणु। रक्त पट्टिकाणु ये जो है, ये बिंबाणु या थ्रोबोसाइट्स कहलाता है। ठीक है, इसे बिंबाणु या थ्रोबोसाइट्स करते हैं। ये क्या करते हैं, तो ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं, यानी कि उनका क्लॉटिंग करते हैं, यानी कि उनको जमाने का कार्य करते हैं। तो इसी कारण से आपका जब शरीर कहीं पे कट फट जाता है तो उसको ब्लड रुकता है, आप देखते हैं ना, वह जम जाता है, तो जमने के कारण ही आपका, है ना, ये इन रक्त पट्टिकाणुओं के कारण ही क्या होता है, आपका रक्त रुक जाता है, रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका मनुष्य का हृदय, यानी कि ह्यूमन हार्ट के बारे में जानना है आपको।
तो ह्यूमन हार्ट की बात करें यानी मनुष्य के हृदय की बात करें तो हृदय जो होता है अत्यंत कोमल मांसल रचना होता है, ठीक है, जो वक्ष गुहा है ना, यानी कि वक्ष गुहा के मध्य में पसलियों के बीच तथा दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। आप देखे हुए थे ना, आपको बताया थे जब फेफड़े के बारे में बता रहे थे तो वहां देखे थे बीच में बताए थे आपको कि वहां पे पाया जाता है हृदय, ठीक है। हमारे कहाँ पाया जाता है तो वक्ष गुहा में, है ना, जहाँ फेफड़ा आपको व्यवस्थित रहता है ना, या अस्थि ऐसे रहती है ना 12, ठीक है, और इनके बीच दोनों तरफ फेफड़ा रहता है और फेफड़े के यहाँ पे इस भाग में यहाँ पे हृदय मौजूद रहता है, ठीक है। हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है, ठीक है, हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है, यानी कि ये पंप का काम करता है जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है, यानी कि ये परिसंचरण का काम करता है, एक तरह का पंप का कार्य करता है। ये शरीर में रक्त का, है ना, एक शरीर में रक्त का परिवहन करता है, उसका परिसंचरण करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में ये सहायक होता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर बात करें तो हमारे हृदय के अंदर, मनुष्य के हृदय के अंदर 4 चेम्बर में बटा होता है, ठीक है। अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह के चेम्बर होते हैं, किसी में 3 चेम्बर भी होता है। अब देखिए इसकी रचना की बात करें, हृदय की रचना, तो हृदय की रचना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करें, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो हृदय की संरचना जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे। तो यहाँ से बस हम लोग जान लिए कि मनुष्य का हृदय जो होता है ये एक पंप अंग है, एक तरह का पंप का काम करता है जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है, ठीक है। ये कोमल रचना होती है जो वक्ष गुहा के मध्य में, और पसलियों के पीछे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित रहती है। जैसे इस चित्र में देख रहे हैं, इस चित्र में आपका ये जो देख रहे हैं ना, पसलियां इसके ऊपर होती हैं, इन पसलियों के, है ना, ये दोनों तरफ जो देख रहे हैं ये फेफड़ा है, फेफड़े के इस भाग में यहाँ पे आपका हृदय मौजूद रहता है ना। तो हृदय का चित्र और उसका सचित्र वर्णन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, उसका संरचना देखेंगे, वो किस तरह से कार्य करता है वो देखेंगे, ठीक है। उसके अंदर किस तरह के चेम्बर होते हैं और कैसे कार्य करता है, वो किस तरह से पंप करता है ना, कैसे दबाव बनाता है जिसके कारण हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण हो पाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बाद में इसमें चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें, ठीक है। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।